आज का जो टॉपिक होगा वो अशोक के बारे में। इससे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य वंश के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। मौर्य वंश, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो नंद वंश का जो अंतिम शासक था, धनानंद, धनानंद को मारकर ही मौर्य वंश की स्थापना की गई। और मौर्य वंश जो था वो भारत का पहला साम्राज्य था। ठीक है। और जिसकी जो स्थापना की वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा है ये अशोक। अब जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था, अब आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रही होगी। 273 ये मैंने पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं। ठीक है। यानी ये 273 से 232 में मैंने यहां डेढ़ लिखी और यहां 269 लिख दिया। इसका रीजन ये है कि इन इसके बीच में 4 साल तक उत्तराधिकारी युद्ध हुआ है। ठीक है। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि बिंदुसार के दो पुत्र जो बड़े थे, एक तरफ से जो कौशल थे युद्ध में, सुसीम और अशोक। तो उस समय ये सूबेदार हुआ करते थे अलग अलग इलाके के। ठीक है। और जिसके कारण बिंदुसार ने सुसीम यानी कि अपना बड़ा बेटा कहां भेजा, तक्षशिला में। उस टाइम विद्रोह हो रहा था, लास्ट पॉइंट था मौर्य साम्राज्य का। और तक्षशिला में विद्रोह को खत्म करने के लिए सुसीम अपने बड़े बेटे को भेजा। छोटा बेटा क्यों बेटे भेजेंगे, वो बड़ा बेटा भेजेंगे ना। तो उन्होंने सुसीम को भेज दिया वहां पे। और सुसीम ने कोई विद्रोह, क्या बोलते हैं, नहीं दबा पाया। उसके बाद दूसरा विद्रोह हुआ वहां पे और अशोक को वहां भेज दिया और उसने विद्रोह दबा दिया। ये जो दौर रहा था उसके बीच कम से कम ये 400 साल का रहा ये बात। और जिसके कारण जो इन दोनों में से कौशल कौन सा निकला, अशोक था। ठीक है। अशोक था। और अशोक ही आगा जो आगे बना वो राज्यभिषेक उसी का हुआ, क्योंकि काबिलियत के मामले में उससे स्ट्रॉन्ग था ये। ठीक है। तो उसी चीज के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, अशोक के बारे में, जो आपने बहुत सुना होगा। महान अशोक, अशोक, ये सारी सारी चीजें सुनी होगी आपने। ठीक है। तो उसी चीज के बारे में। तो राज्यभिषेक जब ये राजा बना, ठीक है, ये राजा बना और राज्यभिषेक किया गया, तो 269 से लेकर 261, ध्यान से सुनना आपने, 269 से लेकर 261 तक, ये एक ऐसे बोलते हैं कि जिसको युद्ध, जैसे असल में जिसको राजा बोल सकते हैं, वो मार भी सकता है किसी को या किसी को कुछ भी, ये सारी से इतने सालों के बीच में उसने अपने 99 भाइयों को मार दिया। 99, इतने लोगों को मार दिया। ठीक है। और 269 बीसी, बीसी तो समझते हो ना, बिफोर क्राइस्ट, पीछे को चलता है, ईसा मसीह से जब जन्म नहीं हुआ। ठीक है। तो उस समय, और उस समय जो इनकी माता थी जिनसे ये पैदा हुए, उनका नाम था शुभद्रांगी। ठीक है, शुभद्रांगी थी। और इनके बारे में आपको पता होगा कि ये जंगल में रहती थी, ऐसा कुछ इनके बारे में ऐसा है। ठीक है। ये सारी चीजें, पिता का नाम जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बिंदुसार था। ठीक है। और पुत्री का नाम चारुमती था। ठीक है, जो अभिलेखों में मिलता है जिनका वर्णन। ठीक है। पुत्र का नाम था टिस, एक ये था और एक और राजा और भी था, मैं आगे बात करूंगा उस चीज के बारे में। वो बहुत सारे ऐसे इसके बहुत सारे हैं, तिस भी हैं, तीवर भी हैं। ठीक है, तीवर भी हैं। कुणाल भी बोलते हैं इसका पुत्र। ऐसे बहुत सारे पुत्र हैं, बट आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद उपनाम याद रखना, इसके बहुत सारे उपनाम हैं। ठीक है। इसे राज्य राज्य अशोक भी कहा जाता है, इसको राजा अशोक भी कहा जाता है इसे। बट इसके जो फेमस, जो अभिलेखों में भी वर्णन है, वो है प्रियदर्शी, देवना प्रियदर्शी, प्रियदर्शी या देवना, ये इसके अभिलेखों में है। इसके अलावा इसके जो पौत्र थे दशरथ, इससे पहले जो अजातशत्रु थे, उनका नाम भी इस नाम से संबोधन किया जाता था। यानी प्रियदर्शी मतलब देवता को प्रिय, अगर इकट्ठा मिल जाए, देवता या देवना प्रिय का मतलब देवता को जो प्यारा है, अशोक का नाम दिया गया है। ठीक है। तो वो देवता से कनेक्ट किया गया है। अब ये जो अशोक है, ये शब्द आज आप पढ़ रहे हो, हर लोग जानते हैं कि अशोक था, अशोक था, अशोक था। ये अभिलेख किसमें है, मास की अभिलेख में। क्या रखना, मास की अभिलेख, और इसके अलावा और अभिलेख भी आ सकते हैं, हम लिख सकते हैं गुजरा, ठीक है, उदयगोलम, उदयगोलम यानी गुजरा, उदयगोलम और मास के अभिलेख, अशोक का नाम वर्णन मिलता है। यानी अभिलेख का मतलब होता है जो पत्थर पर कुछ लिखा गया,
उसे बोलते हैं अशोक, मतलब अभिलेख। और उसमें ऐसा लिखा गया है कहीं उड़ीसा, ये सारे कर्नाटक में ऐसा मिला कि अशोक लिखा हुआ कि अशोक ने यहां अटैक किया था, ऐसा ही पत्थर के ऊपर। तो ये सारी चीज इसमें वर्णन मिलता है। इसके बाद है बौद्ध गुरु, यानी कि जिससे इफेक्ट होकर जब उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन वो गुरु थे जिन्होंने ये बौद्ध धर्म की शिक्षा दी कि भाई बौद्ध धर्म ऐसा है, फलाना फलाना, जिससे इंप्रेस होकर इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो आपको पता होगा अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, जो कि मैं आगे बताऊंगा क्यों अपनाया। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो बौद्ध गुरु, ठीक है। तो उपगुप्त और निग्रोध, इसका मतलब है कि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग नाम दिए गए हैं। कि कईयों सोर्सेज में पता है कि इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, और कईयों में बोलते इसने दी है बौद्ध धर्म की शिक्षा। अलग अलग है सोर्सेज, डिपेंड करता है कि कौन सा सोर्सेज है। ठीक है, तो वो सारी चीज इसके बारे में। अब जो बहुत ही जिसके लिए माना जाता है, जो फेमस अशोक के बारे में, वो है कलिंग। और कलिंग आपका कहां है? उड़ीसा में। और माना जाता है अन्य सोर्स में, बट ऑफिशियल रूप से पता नहीं है, बट माना जाता है कि उस समय यहां पर कौन शासन कर रहा था? नंदराज। कलिंग का राजा उस टाइम था नंदराज, जिसके ऊपर अटैक। और ये कब क्या है? 261 बीसी में। ठीक है, 261 में। अगर आपसे ये पूछे कि ये कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अभिलेख है, तो आप लिख सकते हैं 13वां शिलालेख। टोटल उसने 14 शिलालेख लिखा है, उसमें से 13वां, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने शिलालेख? 14। 14 में से 13वां जो शिलालेख है वो किसके बारे में वर्णन है? कलिंग युद्ध के बारे में। माना जाता है कि इसके जब ये युद्ध लड़ा गया, जब ये युद्ध लड़ा गया तो उसमें 1.5 लाख लोग घायल हुए थे और 1 लाख लोग मारे गए थे। इतने लोग, 1 लाख कितने सारे होते हैं, इतने लोग मारे गए थे। ठीक है, और जिससे उसको इतना इफेक्ट पड़ा कि इसने युद्ध ही त्याग दिया। मैं युद्ध नहीं करूंगा, लोगों का भला करूंगा। और ये प्रेरणा किससे मिली? जो आपके उपगुप्त निर्गुप्त, इसने शिक्षा दी और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, अहिंसा का रास्ता अपना लिया। और जिसी को कहा जाता है धम्म। जब उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, और ये धर्म नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं कि इसने नया धर्म बनाया है, ऐसा नहीं है, इसने ऐसा कोई नया धर्म बनाया होगा, इसने धम्म बनाया। धम्म मीन्स की कोई एक सिद्धांत, एक थ्योरी, एक प्रेरणा, जिससे आज अशोक चक्र आप झंडे पे लगाते हैं इंडिया में, प्रेरणा है ना वो। तो उसी के आधार पर धम्म का मतलब होता है कि बड़ों का आदर करो, भूखे को रोटी खिलाओ। इतनी शिक्षा पढ़ी होगी आपने, वही है ये धम्म। इसमें पर्टिकुलर कोई हिंदू धर्म नहीं है, पर्टिकुलर बौद्ध धर्म नहीं है, इसमें सभी धर्मों का मिश्रण है। मतलब नैतिक शिक्षा जो आप देते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, जो भूखा है उसके रोटी खिलाओ, जो गरीब है उसको क्या, ऐसा नीति अपनाई 261 के बाद। यानी अगर आप मान लें 261 बीसी से लेकर 232 ये नीति अपनाई उसने, यात्रा करनी शुरू कर दी, दान देना शुरू कर दिया, बौद्ध धर्म का प्रचार इंडिया में ही नहीं, श्रीलंका, सारे एरिया, नेपाल, ये सारी चीजें बौद्ध धर्म का प्रचार किया कि बौद्ध धर्म बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि आपको पता होगा जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म से अलग हुआ है। ठीक है, तो इसने ये धम्म बनाया। धम्म समझ गए हो धम्म क्या होता है? धम्म कोई धर्म नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कहीं सोचते हैं धर्म है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसका जो वर्णन है ये दीर्घ निकाय बौद्ध धर्म की किताब है। आपने बौद्ध धर्म में सुना होगा त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक की शाखा है दीर्घ निकाय, और दीर्घ निकाय की शाखा है सिंगालोद सूत। ठीक है, तो इसमें यह वर्णन मिलता है कि धम्म शब्द, धम्म एक होता है कि लोगों का भला करना, ये बता रहा है इसमें। अभिलेख में तो बता रहा है, बट जो इसके स्तंभ लेख भी हैं, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि स्तंभ लेख होता है जो पिलर होते हैं, जो पिलर टाइप के होते हैं, जो पिलर लगे होते हैं, उस पर कुछ लिखा हुआ, उसको स्तंभ लेख बोलते हैं। उसमें भी यह है कि दूसरा पांचवा, ये दूसरे और पांचवें स्तंभ लेख में इस चीज का वर्णन क्या है, उसमें कहा गया धम्म क्या है, ऐसा लिखा हुआ है पिलर के ऊपर। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें वर्णन मिलती है। अब अशोक का प्रधानमंत्री, यानी कि अशोक को आपने सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो कौटिल्य था, और बिंदुसार के समय भी कौटिल्य था, बट कुछ आधे साल तक
उसका जो शासन चला रहा था राधा गुप्त, और राधा गुप्त किसके समय भी था, याद रखना, चाणक्य नहीं था, राधा गुप्त था प्रधानमंत्री। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। अब इसकी पत्नियां, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत सारे इसमें पूछा भी जा सकता है। अब पत्नियां के बारे में, यानी कि जो ये पत्नियां हैं, याद रखना उसके अभिलेखों में जो उसने खुद लिखा है। अब आपको लगता होगा कि भाई जो अभिलेखों में कुछ लिखा होगा ना, अभिलेख तो उसने खुद लिखा है। अब जो वो लिख रहा है वो सच था, मतलब वो था। अब इन पत्नियों का नाम नहीं है उसके अभिलेखों में, इन पत्नियों का नाम, सिर्फ एक ही पत्नी का नाम है, वो है कारवाकी। एक ही पत्नी का नाम है उल्लेख, मतलब इससे प्रेम करता था या प्यार ज्यादा करता होगा। ठीक है, ओबियसली बात, आपको पता होगा राजा तो बहुत सारे थे, उनकी पत्नियां भी बहुत सारी थी, है ना। तो इनमें से एक ही, अब यार क्वेश्चन पूछा था कि अभिलेख में एकमात्र पत्नी कौन सी थी, क्वेश्चन भी तो आ सकता है। तो वो आपकी कारवाकी, और एक इसका पुत्र था, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था तीवर, यानी इसके एकमात्र पुत्र का वर्णन एक ही का है, वह तीवर। यानी कि पत्नी का है कारवाकी और पुत्र का है तीवर, है ना इंटरेस्टिंग बात। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके बारे में वर्णन है। अब आपने सुना होगा ये महादेवी, आप सुना होगा, इसके मैं आप बता रहा हूं आपको। आपने संघमित्रा और महेंद्र सुना होगा, सुना हो ना, ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था जिनको श्रीलंका, यही है ना, इसकी मां है ये। ठीक है, और कुणाल सुना होगा आपने, असंधिमित्रा का, कुणाल एक अंधा था, बोलते हैं कि अंधा था उसका बेटा, मतलब इसकी इसका बेटा था, इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, ऐसा माना जाता है बहुत सोर्स में। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हैं जो आपको दिख रही होगी, कारवाकी, मैंने आपको पत्नियां भी लिख दिया, सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इसका बेसमेंट है, जो इसका बेसमेंट है अशोक का, वो अभिलेख में है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। यानी जो आज हम पढ़ रहे हैं इसका, अशोक के बारे में जो भी चीजें मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, यहां कुछ लिख रहा हूं, ये सारा का सारा वर्णन किसमें है, अशोक के अभिलेख में। अशोक के अभिलेख, यहाँ अपने उत्तराखंड में देखो कालसी, वहां अशोक का अभिलेख है। ठीक है, तो वो सारे, इसने बहुत सारे अपने क्या बोलते हैं पुत्र पुत्रियों को हिमाचल तक भेज दी, जो मंजिम नाम सुना हुआ। ठीक है, तो वो भी अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार, यानी कि भारत के अलग अलग हिस्से में तो भेजे ही भेजे, इंडिया से बाहर भी बौद्ध धर्म का। और याद रखना, अगर आपसे पूछे कि ये कौन सी संप्रदाय को, बौद्ध धर्म की कौन सी संप्रदाय को मानता था, तो था महायान। दो हिस्सों में बटा था, हीनयान और महायान। तो ये महायान को मानता था, मतलब महात्मा बुद्ध को ये क्या मानता था, भगवान मानता था। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीज, इसके अलावा जो आगे पढ़ने वाले हैं, इसका दूसरा टॉपिक होगा, वो होगा अशोक के अभिलेख के बारे में डिटेल में, कि पहले अभिलेख में क्या वर्णन है, दूसरे अभिलेख में क्या वर्णन है, तीसरे अभिलेख में क्या वर्णन है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है जो आपके लिए बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आज तक यहीं तक हम रखेंगे इस चीज को। ठीक है, इसको आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वो आपको पता ही चलेगा इस चीज के बारे में। ठीक है, तो ये जो एग्जाम में आपको इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन आते हैं इसमें